नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका विजय क्लासेस पर। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने देखा प्रकृति भाव संधि के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने बात की सबसे पहले। तो आज उसको थोड़ा सा संक्षेप में मैं एक बार फिर से देख लो। देखिए, हमने प्रकृति भाव संधि के विषय में चर्चा की थी। प्रकृति भाव संधि, ठीक है, इसके विषय में हमने चर्चा की। हमने इसके अंदर 3 प्रकारों के ऊपर बात की और हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो प्रकृति भाव का पहला प्रकार है वो होता है प्लुत प्रकृति भाव। क्या होता है? प्लुत प्रकृति भाव। और दूसरा हमने देखा कल जिस पर हमने बात की, जो है प्रगृह्य प्रकृति भाव। प्रगृह्य प्रकृति भाव। और एक होता है सामान्य प्रकृति भाव। क्या होता है? सामान्य प्रकृति भाव। ठीक है दोस्तों, इसके विषय में हमने बात कर रहे थे और जिसमें हमने प्लुत प्रकृति भाव के विषय में अध्ययन कर चुके थे। दूसरा इसका जो प्रकार है प्रगृह्य प्रकृति भाव, ये हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, जिसमें हमने एक सूत्र पर कल अध्ययन कर चुके थे। इसमें हमने सूत्र पढ़ा था प्लुत प्रगृह्य अचि और नित्य। इस सूत्र के विषय में हमने अध्ययन किया था। इसके अंदर कल हमने देखा कि प्रगृह्य संज्ञा जो विधायक सूत्र है वो क्या होता है, और हमने देखा था कि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्य शा, ये हमने बात कर ली थी। आज हम इसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं जो दूसरा इसका सूत्र है, जो है अदसौ। क्या है? अदसौ मात। ठीक है, क्या है? अदसौ मात इसका सूत्र है। और एक सूत्र हम इसमें देखेंगे आज, जो है निपात एकाजना। ठीक है। और इसी तरह हम सामान्य प्रकृति भाव विषय की बात करें तो इसको हम कल हमारा ये टॉपिक रहेगा कि सामान्य जो प्रकृति भाव है ये क्या होता है, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से विशेष नियमों का अध्ययन करते हैं, ये हम कल देखेंगे। तो हम इसके विषय में चर्चा कर रहे थे कि प्रकृति भाव जो संधि है उसके 3 प्रकार हैं। प्लुत प्रकृति भाव, प्रगृह्य प्रकृति भाव, सामान्य प्रकृति भाव। प्लुत प्रकृति भाव में हमने सूत्र देखा था कि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, कि प्लुत स्वर और प्रगृह्य जो संज्ञा शब्द होता है उसकी हमेशा वहां पर क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा, वहां प्रकृति भाव संधि होती है। और इसी तरह हमने इसमें अध्ययन किया था कि कोई भी दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो और एकारांत द्विवचन होता है उसकी प्रगृह्य संज्ञा मानी जाती है। और जहां प्रगृह्य संज्ञा होती है वहां प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से हम क्या कर देते हैं? प्रकृति भाव संधि कर देते हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अदसौ मात और निपात एकाजना। ये सूत्र क्या कहते हैं? तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो है प्रगृह्य प्रकृति भाव संधि के, या हम कहें इसका जो दूसरा प्रकार है उसके विषय में। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम अदसौ मात सूत्र की। सूत्र है अदसौ मात। क्या सूत्र है? अदसौ मात। ये सूत्र यदि हम इसकी वृत्ति की बात करें, यदि हम इसकी वृत्ति देखें तो वृत्ति क्या होगी? अस्मात् प्रावि धूतो
अस्मात् प्राविधूतौ प्रगृह्यौ स्तः। ये हो गई इसकी वृत्ति। सूत्र देख रहे हैं, अद्सोमात सूत्र है, इसकी वृत्ति होती है अस्मात् प्राविधूतौ प्रगृह्यौ स्तः। इसका तात्पर्य यह होता है कि अदस जो शब्द है उसके मकार के परे यदि वी में ई दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत हो, उसकी हम क्या करते हैं, प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं, प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। एक बार फिर से देखिए, सूत्र है अद्सोमात, इसकी वृत्ति हमने देखी अस्मात् प्राविधूतौ प्रगृह्यौ स्तः। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अदस शब्द के मकार से परे क्या हो, ई या उ हो। समझ में आ गया? अदस शब्द के मकार से परे ई या उ होता है तो इनकी प्रगृह्य संज्ञा मानी जाती है। और यदि इनके बाद हम किसी स्वर का मेल कर देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाती है दोस्तों, प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। कौन से सूत्र से, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से हम उसको क्या कर देते हैं, प्रकृति भाव कर देते हैं। समझ में आया? सूत्र कहता है कि अदस शब्द के मकार से परे, यदि हम इसको ऐसे समझें कि मैं हो और इसके बाद में कोई भी ई या उ हो दीर्घ और उसके बाद में कोई स्वर हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्रकृति भाव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रकृति भाव हो जाता है। जैसे हम यदि एक एग्जाम्पल की बात करें और एग्जाम्पल देखें, तो एक एग्जाम्पल है अमी ईसा। देखिए एग्जाम्पल है अमी धन ईसा, अमी धन ईसा। ये जो शब्द है, ये क्या है, अदस जो शब्द है का प्रथमा विभक्ति का क्या है, बहुवचन है। क्या है, प्रथमा विभक्ति का क्या है, बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि अदस शब्द के मैं के अंदर दीर्घ इकारांत हो या दीर्घ उकारांत हो, तो मी में क्या आ रहा है, ई, और उसके बाद में यदि कोई भी स्वर होता है तो वहां प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से उसका प्रकृति भाव हो जाता है। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, ई के बाद यदि ई आ जाता है तो वहां स्वर्ण दीर्घ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, स्वर्ण दीर्घ कर रहे थे, क्योंकि समान स्वर आता है तो हम उसे दीर्घ एकादेश कर देते हैं। लेकिन यहाँ दीर्घ एकादेश न कर हम क्या करेंगे, अद्सोमात सूत्र से हम क्या कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, प्रकृति भाव कर देते हैं। और यहाँ पर प्रकृति भाव में क्या होता है, जो रूप होता है, पद जो होता है वो ज्यों के त्यों रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो ये क्या हो जाएगा, अमी ईसा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अमी ईसा। इसी तरह हम अन्य एग्जाम्पल यदि ले तो देखिए एक एग्जाम्पल है अमू आसाते। अमू आसाते क्या है, अमू आसाते। देखिए ये जो है अमू शब्द जो है, ये अदस शब्द जो है उसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का रूप है। अमू जो शब्द है ये अदस शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का रूप माना जाता है या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यदि अमी और अमू
इन दो शब्दों के बाद में यदि कोई स्वर आ रहा है तो वहां हम उनका क्या करेंगे, प्रकृति भाव कर देते हैं। अक्सर देखा जाए तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है लेकिन हम नहीं करेंगे, और यहाँ पर उ आ रहा है और उ के बाद में आ है, मतलब असमान स्वर है, तो यहाँ उ का वह करते हैं यण संधि के अंतर्गत, लेकिन ये भी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये अक्षोमार्ग सूत्र क्या कह रहा है कि मकार से परे ई और उ हो, उसके बाद कोई स्वर हो तो वहां उनकी भी क्या मानी जाती है, प्रयग्रीय संज्ञा मानी जाती है, और प्लुत प्रयग्रीय अचिनित्यम सूत्र से हम उसको प्रकृति भाव कर देते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा। यदि हम संक्षेप में इसको कहना चाहे तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अमी और अमु, अमी और अमु शब्द के बाद में यदि आपको कोई स्वर दिखाई देता है तो वहां आपको क्या करना है, प्रकृति भाव करना है। क्या करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव में पद ज्यों के त्यों रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये हो जाएगा अमु आसाते। क्या हो गया, अमु आसाते। ठीक है दोस्तों, ये था हमने बात की अदसोमार्ग सूत्र के विषय में, जिसमें हमने देखा अस्मात् प्राविधुतो प्रगृह्यो स्थे, अदस शब्द के मकार से परे यदि दीर्घ इकारांत तो दीर्घ उकारांत है और उसके बाद कोई स्वर आ रहा है तो वहां हम क्या करते हैं, उनका प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम सूत्र से उनका प्रकृति भाव हो जाता है। संक्षेप में याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि अमी या अमु शब्द के बाद में कोई स्वर आता है तो वहां हम प्रकृति भाव करेंगे। देखा जाए तो ये क्या है, दीर्घ संधि का अपवाद हम कह सकते हैं, यहाँ दीर्घ संधि हो सकती है लेकिन हमने नहीं किया, और यहाँ पे क्या हो सकती है, यण संधि हो सकती है लेकिन हमने नहीं किया। ठीक है, क्या किया, यहाँ प्रकृति भाव। अब चर्चा करेंगे हम इसका जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र है निपात एकाजनांग। निपात एकाजनांग, इस सूत्र के विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए सूत्र है अगला निपात एकाजनांग। क्या है, निपात एकाजनांग। देखिए तीसरा सूत्र इसमें है निपात, निपात एका, निपात एकाजनांग, निपात एकाजनांग। क्या है दोस्तों, निपात एकाजनांग। यदि हम इसकी वृत्ति की बात करें, वृत्ति की बात करें तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, एको अज, एको अज निपात, एको अज निपात, एको अज निपात आंग वर्ज्य है, आंग वर्ज्य है प्रगृह्य शा, प्रगृह्य शा। ये हो गई इसकी वृत्ति, ये हो गई इसकी वृत्ति कि एको अज निपात आंग वर्ज्य है प्रगृह्य शा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एको एक, एको एक अच स्वर, एक स्वर वाले निपात को वर्ज्य है, एक स्वर वाले निपात आंग वर्ज्य, आंग जो निपात है उसको छोड़कर बाकी उनकी क्या होगी, प्रगृह्य शात, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। कहने का तात्पर्य है कि एक स्वर वाले या हम कहें आंग जो निपात है उसको छोड़कर एक स्वर वाले जो भी निपात है उसकी क्या करते हैं, हम प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं, प्रगृह्य संज्ञा करते हैं, और उसके बाद किसी स्वर का जब मेल हो जाता है तो वहां भी हम क्या करते हैं, प्रकृति भाव कर देते हैं। कौन से सूत्र से, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम सूत्र से। तो एक बार देख लें इसको विशेष रूप से, मैं इसको लिख रहा हूं। हम इसे लिख सकते हैं कि आंग के अलावा, देखिए लिखिए, अर्थात, अर्थात आंग के अलावा,
आंग के अलावा एक स्वर वाले, आंग के अलावा एक स्वर वाले अन्य सभी निपातों की क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा होती है। और उसके बाद में किसी स्वर का मेल हो जाता है तो वहां क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। याद रखें, आंग के अलावा। अब एक विशेष बात आपको इसमें ये ध्यान रखना है, यदि आंग होता है तो वहां प्रकृति भाव नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें जो शुद्ध आ है, जो शुद्ध आ निपात है, इसकी हम क्या करते हैं? इसकी हम क्या करेंगे? प्रगृह्य संज्ञा करेंगे। याद रखना, यदि आंग होता है वहां पर हम प्रगृह्य संज्ञा नहीं करते हैं, लेकिन जहां शुद्ध आ निपात होता है वहां हम प्रगृह्य संज्ञा करेंगे। याद रखें, यदि आपसे पूछे निपात की संज्ञा कितनी है तो चालीकरण के अंतर्गत हम 11 निपात पढ़ते हैं। 11 निपात पढ़ते हैं, उसमें है ए, आ, ई, उ और ए, ऐ और ओ, औ। ए, ऐ और ओ, औ, ये 10 जो निपात हैं। 11वां है आंग निपात, जिसको हम प्रगृह्य संज्ञा इसकी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा निपात एकाजनंग, वृत्ति हमने देखी एको अज निपात, आंग वर्ज्य है प्रगृह्य सात। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आंग को छोड़कर एक स्वर वाले अन्य जो सभी निपात है उनकी प्रगृह्य संज्ञा मानी जाती है। और हमने देखा है प्रगृह्य संज्ञा के बाद में कोई स्वर होता है तो वहां क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? वहां प्रकृति भाव हो जाता है। और कौन से सूत्र से हो जाता है? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। तो हमने देखा कि यदि आंग को छोड़कर एक निपात वाले स्वर, आंग को छोड़कर एक निपात, ठीक है, या हम इसको कहते हैं कि आंग को छोड़कर यदि कोई निपात हो, ठीक है, और उसके बाद में कोई भी क्या हो? स्वर हो। उसके बाद क्या हो? कोई भी स्वर हो, तो हम इनका क्या कर देते हैं? यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। देखिए, हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ई धन इंद्रह। ई धन इंद्रह। यहां पर देखिए, ये जो ई है ये केवल एक निपात है, और इसके बाद में यदि हम कोई स्वर आ जाता है तो यहाँ पर हम दीर्घ संधि न करते हुए, देखिए ई आ रहा है, ई के बाद ई आ रहा है, और हमने देखा है कि जहां अक के परे समान स्वर आते हैं तो वहां उन्हें दीर्घ एकादेश हो जाता है। लेकिन यहाँ हम इन्हें दीर्घ एकादेश नहीं करेंगे, क्योंकि निपात एकाजनांग सूत्र ये कहता है कि कोई भी निपात हो, एक स्वर वाला कोई निपात हो, तो वहां क्या करते हैं? हम उसकी प्रगृह्य संज्ञा मानते हैं। और आपने देखा है प्रगृह्य संज्ञक शब्द के बाद में यदि कोई स्वर होता है तो वहां उसका हम क्या करते हैं? प्रकृति भाव कर देते हैं। तो यहाँ दीर्घ संधि न करते हुए, हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हुए, ज्यों का त्यों रहते हुए, यहाँ इसको हम क्या लिख देंगे? ई इंद्र है। क्या लिख देंगे दोस्तों? ई इंद्र है। इसी तरह यदि मैं बात करूं उ धन उमेशह, उ धन उमेशह, यहाँ भी उ एक निपात है, और जहां निपात आ जाता है और निपात के बाद में कोई स्वर, तो निपात को हम प्रगृह्य संज्ञा मानते हैं। और प्रगृह्य संज्ञक शब्द के बाद में यदि कोई
स्वर आ जाता है तो वहां हम प्रकृति भाव कर देते हैं, और प्रकृति भाव जब हम करेंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये देखा हमने निपात एकाद जनांग सूत्र के विषय में। याद रखना, यदि आपसे पूछा जाए तो चादी गण के अंतर्गत हम 11 निपातों का अध्ययन करते हैं। उसमें है ए आ ई उ ऊ, ए ऐ और ओ औ। ये 10 तो है जो निपात है, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। एक 11वां है आंग, इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। तो आज हमने बात की जो प्रगृह्य प्रकृति भाव है उसके जो 2 सूत्र बचे थे, निपात एकाजनांग और अक्षोमास सूत्र, उनके विषय में हमने चर्चा की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। जय श्री कृष्ण।